हेलो फ्रेंड। तो ये सेकंड पार्ट है आपका मॉक 2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पहला पार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेके इस क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 150 तक मॉक कंप्लीट करेंगे। तो आपका 81 क्वेश्चन है जिसमें कि रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया है। तो रेस जुडिकाटा जो है वो आपका 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। वो तीनों ऑब्जेक्ट आप डेफिनेटली उसके लैटिन टर्म को भी ध्यान में रखिएगा और उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट आपका है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। ये जो है वो टॉट लॉ के कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स टर्पी क्वाजा नॉन ऑडिटर एक्शियो जो है, ये प्रिंसिपल जो है वो इसका मतलब होता है कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज, बट इंटरेस्ट रिपब्लिक के उड सिट फिनिस लीडम का मतलब होता है कि रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो आपके एक्सप्लेनेशन 4 सीपीसी में दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है, सीपीसी का प्रोविजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ रेस जुडिकाटा, जिसमें कि आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, छज्जू राम वर्सेस नेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 84 पर। अ सूट इज डिसमिस्ड रॉन्गली ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 2 दोनों मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें दोनों ही ऑप्शन में आपका ट्रू गलती से टाइप हुआ है, इसलिए मैंने दोनों में करेक्ट कर दिया है। सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है कि इसमें कितने एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इसमें 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। After the trial of the suit, the court found that the suit was barred by the principle of res judicata and did not discuss and answer the other issues. तो ये क्या है, तो इससे क्या होता है, तो ये आपका इलीगल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 15 के बारे में पूछा गया है कि सेक्शन 15 में सिविल प्रोसीजर में सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, ये आपका सीधे सेक्शन से पूछा गया है। ए रिसाइडिंग इन मुंबई, एक ये जो है ये भी आपका सीधे इलस्ट्रेशन से लिया गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मुंबई में रहता है और वो पब्लिश करता है डिफेमेटरी स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट में, जो कि दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे बी कहाँ पे सूट फाइल करेगा, तो वो मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह पे फाइल कर सकता है, दोनों में से किसी जगह पर फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में सेक्शन 21 में दिया गया है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन 21 सेक्शन 21 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 में आपको कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका सेक्शन 35A में बताया गया है और इसका कॉम्पनसेशन अमाउंट आपको याद रखना है 3000 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि लायबल है अटैचमेंट और सेल के लिए, तो सेक्शन 60 में आप देखेंगे इसमें प्रॉमिसरी नोट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मच सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच्ड, तो ये आपका फर्स्ट 1000 एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका प्रोविजन एम्बेसडर से रिलेटेड सेक्शन 86 सीपीसी में दिया गया है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में सेक्शन 81 में दिया गया है, उसमें आपको नेगोशिएशन कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो 95 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन 94 में आपको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में कौन सा चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 100 आपका सेकंड अपील से बिलोंग करता है और सेकंड अपील जो है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होता है। इसमें देखिएगा 104 अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में आपको बताया गया है और इसमें तीनों जो आपके ऑप्शन है वो आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स दैट वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ऑर्डर 1 रूल 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 100 देखिएगा, नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्लीडेड इन, कौन से केस में एविडेंस नहीं रिक्वायर करता है प्लीड करने के लिए, तो ये सारा ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें कि सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से पूछा गया है, तो शरीयत आपका सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। शरीयत एक्ट में 1937 में कितने सेक्शंस थे, तो सेक्शन 6 आपके टोटल 6 सेक्शंस थे। मुस्लिम मैरिज एक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिलीजियस सैक्रेमेंट भी है, ये कौन कहा है, तो जस्टिस सर शाह सुलेमान ने कहा है। मैन जो है वो प्रोहिबिटेड है अपनी डॉटर से मैरी करने के लिए, क्यों, क्योंकि कंसैंग्विनिटी का रीज़न है। ठीक है,
कौन से केस में एक वाइफ से शादी करने के बाद दूसरी वाइफ जो है उसकी कौन से रिलेशन में नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंसैंग्विनिटी, अफिनिटी एंड फॉस्टरेज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सुन्नी मैरिज में अगर विटनेस के बिना शादी किया गया हो तो वो इरेगुलर मैरिज होता है। हलाला जो है वो मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड है। मुस्लिम लॉ में मेहर जो है वो ज़रूरी होता है। और प्रॉम्प्ट डॉवर का मतलब यहाँ पे होता है जब वुमेन जो है डिमांड करे, ठीक है। मोस्ट प्रॉपर डिवोर्स हसन तलाक को कहते हैं। मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ वेन एवर सो डिज़ायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज। कोई भी कॉज नहीं भी दिया तो भी वो कर सकता है। अब्सटिनेंस का टाइम लिया के केस में, लिया भी एक बेसिस है डिवोर्स का, तो लिया के केस में अब्सटिनेंस कब तक होना चाहिए। तो 4 मंथ अगर कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है। इम्प्लाइड एंड कंटिंजेंट तलाक जो है वो अप्रूव किया गया है शिया लॉ में। तलाक उल बिद्दत जो है वो कंप्लीट और इरिवोकेबल डिवोर्स है। तो ये आपका ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट जो है वो रिवोक किया जा सकता है जब तक डिलीवरी नहीं हुई है, तो बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। मुस्लिम लॉ में केवल एक ही नेचुरल गार्डियन माने जाते हैं और वो फादर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बिक्वेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो चाइल्ड वुम्ब में है तो उसको बिक्वेस्ट कितने समय तक के लिए किया जा सकता है। तो 6 महीने तक, अगर वो विल के बाद अगर उसका बर्थ होता है तो भी ये संभव है। फेमस वर्क मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है। तो विजनेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा जो है वो ओवरलैप किया कर सकते हैं। सेक्शन 7 के हिसाब से कोई भी कस्टमरी राइट और सेरेमनी फॉलो किया जा सकता है हिंदू मैरिज में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सप्तपदी या कन्यादान ही नेसेसरी है। क्वेश्चन 121 देखिएगा। अ हिंदू कपल हैविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट्स टू लिव टुगेदर। तो इनको परमिशन लेना होगा कोर्ट के द्वारा। 2 प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बीच में अगर मैरिज हुआ है तो ये वॉइड मैरिज हो जाता है। कौन सा ऐसा मैरिज है जो कि वॉइडेबल नहीं है। तो बाइगेमी अगर है तो वो वॉइड मैरिज में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 में एडल्ट्री एक ग्राउंड है किस चीज़ का। तो जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स दोनों का। 125 में देखिएगा कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ग्राउंड नहीं दिया गया है। तो इरिट्रीवेबल ब्रोकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 126 में देखेंगे डिजर्शन का मतलब क्या होता है, ये सिग्निफाई किया गया है। तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि हस्बैंड अबैंडन कर देता है वाइफ को, इसको प्रूव करना पड़ेगा बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ दिए हुए, और वो नेग्लेक्ट करता है, विलफुली नेग्लेक्ट करता है। तो ये तीनों ऑप्शन प्रूव करने के बाद ही संभव है। हिंदू मैरिज एक्ट में परमानेंट एलिमनी जो है वो वाइफ को अवेलेबल है। परमानेंट एलिमनी से रिलेटेड आपका सेक्शन 25 में दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर मिताक्षरा को पार्सरी में 2 बेटा और 1 बेटी है तो कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगा। तो 1/3 आपको पोर्शन तीनों को मिल जाएगा। कौन से क्लास 1 ईयर में नहीं आते हैं क्वेश्चन 130 में। तो फादर क्लास 2 ईयर में आते हैं। क्लास 1 ईयर में जो अगर कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको कौन इनहेरिट करेगा। तो पहले फादर इनहेरिट करेंगे। रूल 2 सेक्शन 10 का पर कैपिटा रूल के बारे में बात करता है। कोई एक वुमेन है जिसने मदर का प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, तो मदर के डेथ के बाद अगर उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व करेगा। तो एयर्स ऑफ हर हस्बैंड को डिवॉल्व करेगा, ठीक है। अगर किसी का कोई नहीं है तो वो उसका प्रॉपर्टी जो है एस्चीट में चला जाता है, गवर्नमेंट को चला जाता है सेक्शन 29 के तहत। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इनमें से क्या नहीं है। क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्रेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है। तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस सेक्शन 6 में आप देखेंगे। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में सेक्शन 6D में देखेंगे तो नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेक्शन 10 में कौन सा ऐसा आपका कंडीशन है जो कि नहीं लगाया जा सकता है। तो 3 आपका नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा कंडीशन जो लाइफ टाइम तक ट्रांसफरी के नहीं प्रॉपर्टी सेल किया जा सकता है। तो ये आपका कंडीशन सही नहीं है। 138 में कॉम्पिटेंट पर्सन किसको डिफाइन किया, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में सेक्शन 17 TPA एक्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 25 आपको कंडीशन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बेलामी वर्सेस सबाइन लिस्ट पेंडेंट से रिलेटेड है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र आपका सेक्शन 453 में दिया गया है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं।
यहाँ पे अगर कोई मार्शलिंग का मतलब होता है बेसिकली अरेंजमेंट करना। तो अगर आप ये देखेंगे कि पहला मॉर्गेज जो है और सब्सिक्वेंट मॉर्गेज उसको बोलता है कि भाई तुम पहले प्रॉपर्टी को पहले बेच के उससे अपना कर्ज ले लो, उसके बाद दूसरे प्रॉपर्टी में आना। तो ये एक तरीके का मार्शलिंग का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 में आपका बताया गया है कि कौन से प्रॉपर्टी को जो है रजिस्टर करना कंपलसरी है। 107 टीपी एक्ट में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 146 में कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, तो डोनी अगर एक्सेप्टेंस के बिना डोनी के बिना एक्सेप्टेंस के वो अगर डेथ हो जाता है तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। 147 में आपको एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड बताया गया कि कौन ट्रांसफरी नहीं बन सकते हैं। तो 137 में अगर आप देखेंगे 100 टीपी एक्ट में, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 136 में, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। 148 में देखिए क्वेश्चन नंबर 148 में कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो एक्शनेबल क्लेम किया जा सकता है। एक्शनेबल क्लेम के बारे में सेक्शन 130 में दिया गया है। और अब लास्ट में देखिएगा गिफ्ट जो है, गिफ्ट के बारे में, तो गिफ्ट टू माइनर संभव है, बाकी सब संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 80 से लेके 150 तक हो गया।